क्लास शुरू हो गई है। सब लोग ज्वाइन कर लें जिनको पढ़ना है। देखो, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और यहाँ पर ब्रेन का फोटो बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो कौन कंट्रोल करता है, किस तरीके से कंट्रोल होता है, और पूरे बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है। ठीक है। In the previous chapter, we looked at the life processes involved in the maintenance functions in living organisms. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मेंटेनेंस फंक्शन होता है उसमें कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। मतलब एक इंसान जिंदा है तो उसके अंदर खराबी भी होगी, उसकी खराबी को फिर ठीक भी किया जाएगा। तो उसमें कौन कौन से लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। देयर अब ये कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस किसे कहा जाता है, ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देयर वी हैड स्टार्टेड विद ए नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। देखो, कह रहा है कि देयर वी हैड स्टार्टेड नोशन वी ऑल हैव दैट इफ वी सी समथिंग मूविंग इट इज अलाइव। वहां पे हम लोगों ने एक चीज देखा था कि अगर कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज मूव कर रही है मतलब वो जिंदी है, यानी कि वो जिंदा है। ठीक है। अगर कोई चीज मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो वो जिंदा है। सम ऑफ दीज मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ एज इन प्लेसेस, एज इन प्लांट। कह रहा है कि कभी कभी ये जो मूवमेंट है ये हमें एज अ मतलब कि ये जो ग्रोथ का जो रिजल्ट होता है, मतलब कि एक्चुअल में वो हमें एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हुए नजर नहीं आती है, बल्कि वो एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ दिखाई देती है। मतलब हमें लगता है कि वो ग्रो कर रही है, बट वो एक्चुअल में उसका मूवमेंट ही होता है। ठीक है। ए सीड कोर्स ऑफ ए फ्यू डेज इट पुशेस सॉइल साइड्स एंड कम आउट। सीड सॉरी ए सीड जर्मिनेट एंड ग्रो। एक सीड क्या करता है, जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, और वो ग्रो करता है। एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ ए फ्यू डेज। जो सीडलिंग है, यानी कि जो नन्हा पौधा होता है, छोटा पौधा, वो ग्रो करता है कुछ दिनों, मतलब कुछ दिन उसको लगते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट। और वो फिर क्या करता है, मिट्टी को पुश करता है, धक्का देता है मिट्टी में जो उसके पास होती है, और उसके बाद वो जमीन से बाहर आ जाता है। बट इफ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन। लेकिन अगर उसकी ग्रोथ को रोक दिया जाए तो ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी। सम some movement as in many animals and some plants are not connected with growth। कह रहा है कि some movement, कुछ मूवमेंट ऐसी भी होती है, यानी कि कई सारे एनिमल्स में या कुछ पौधे में भी नॉट कनेक्टेड विद ग्रोथ, जो कि ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होती है। जैसे एक कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स। देखो, एक कैट दौड़ रहा है, बच्चा झूल प्लेइंग ऑन स्विंग्स, जो झूले पे जो खेल रहा है। ठीक है। बुफेलोज च्यूइंग कर्ड, जो भैंस है वो कर्ड च्यू कर रही है। दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ। ये मूवमेंट जो है वो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही है। ठीक है। वाई डू वी एसोसिएट सच। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हो। ठीक है। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ। आवाज क्लियर आ रही है ना। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ, यानी कि इस तरह की जो विजिबल मूवमेंट है इसको हम लाइफ से एसोसिएट करके, लाइफ लाइफ से जोड़ के हम क्यों देखते हैं, मतलब हम लाइफ से क्यों जोड़ते हैं इस तरह की कुछ विजिबल मूवमेंट को। ए पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट्स एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक इसका मुमकिन जवाब ये है कि हम लोग मूवमेंट को एक रिस्पॉन्स के तौर पर देख रहे हैं। किसके रिस्पॉन्स में, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजिंग हो रही है, तो उस चेंजिंग के रिस्पॉन्स में वो मूवमेंट को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। Not only that, we also think a movement as an attempt by living organisms to change in their environment to their advantage। कह रहा है कि जैसे एक बिल्ली अगर वो दौड़ रही है तो इसका मतलब है कि वो शायद चूहे को देखी होगी, है ना।
बात समझ में आई? Not only that, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in their environment to their advantage. यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम लोग मूवमेंट को ऐसे भी देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रही है, ठीक है, उसको मतलब कि अपने फायदे के लिए, एडवांटेज के लिए वो इस्तेमाल करता है। उससे उसके रिजल्ट में भी क्या होता है, मूवमेंट होती है। यानी कि जो अभी एक बिल्ली का एग्जांपल दिया, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो उस चेंज को अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करता है। और इसके लिए जो वो कोशिश कर रहा है इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके रिजल्ट में भी क्या होता है, मूवमेंट हो सकती है। प्लांट ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। प्लांट पौधा सनशाइन, जब सूरज चमकता है तो वो ग्रो करता है। चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन ऑफ स्विंगिंग। फेलोज च्यूकर टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। यानी कि जो भैंस वगैरह है वो अपने जो टफ फूड, यानी कि जो सख्त खाना होता है उसका, उसको वो क्या करती है, च्यू करती है, चबाती रहती है ना। क्यों? ताकि वो डाइजेस्ट हो सके अच्छे से। When bright light is focused on our eyes, जैसे एक चमकीली रोशनी अगर हमारी आंख पे मतलब के जलाया जाएगा, फोकस किया जाएगा, ठीक है। और when we touch a hot object, या फिर हम एक गर्म चीज को अगर हम टच करते हैं, छूते हैं, ठीक है, we detect the change and respond to it। तो हम अपने आप में क्या देखते हैं, चेंज। वी डिटेक्ट द चेंज, यानी कि कोई अगर मान लो सपोज दैट कोई गर्म चीज को हम छू रहे हैं, तो हमें एक हमें एक चेंज महसूस होता है, डिटेक्ट होता है। एंड रिस्पॉन्ड टू इट विद मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो फिर क्या करते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए हम उसके क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं। किसके साथ? तो एक मूवमेंट के साथ। मतलब जैसे हमने कोई गर्म चीज छुआ, तो जैसे ही छुआ हमारा तुरंत हाथ वहां से हट गया। तो ये हाथ हटा किस लिए? ताकि हम उससे बच सकें, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू इट मूवमेंट टू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। हम खुद को बचाने के लिए एक रिस्पॉन्स करते हैं, और वो रिस्पॉन्स हमारा एक मूवमेंट के साथ होता है। इफ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर हम इसके बारे में और ज्यादा सोचते हैं, इट बिकम्स apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled। यानी कि ये मतलब अब ये हमें एक तरीके से ये चीज जाहिर हो गई कि अगर कोई इन्वायरमेंट में कोई भी चीज होता है तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो वो कंट्रोल्ड होता है। मतलब इन्वायरमेंट में कोई चीज हो रहा है तो वो हमारा बॉडी क्या कर रहा है, उसको, उसके रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इज केयरफुल्ली कंट्रोल्ड, और वो भी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से वो कंट्रोल हो रहा है। अब ऐसा है कि अगर गर्म चीज को हम छू रहे हैं, तुरंत हमारा हाथ जो है वहां से हट जाता है। इसका मतलब है कि ये चीजें जो है हमारी मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो रही है, वो भी केयरफुल्ली कंट्रोल। ईच काइंड ऑफ ए चेंज इन द एनवायरमेंट इवोक एन एपरेंट अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। वही बात बता रहा है, ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट, कोई भी चेंज होगा, ठीक है, तो वो हमारे अप्रोप्रिएट मूवमेंट को इवोक करेगा। when we want to talk to our friend in class, जब हम दोस्त से बात करते हैं, करना चाहते हैं क्लास में, we whisper rather than shouting loudly। तो क्या होता है, अगर हम क्लास में अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो हम फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, ना कि हम जोर से चिल्लाते हैं। कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सर बैठे हुए हैं, क्लास में पढ़ाई हो रही है, और कोई चीज अगर हमें मांगना है तो हम जोर से मांग लेंगे, ठीक है, कि हाँ यार पेंसिल लाओ, कलम लाओ, ठीक है। हम वहां पे विस्पर करते हैं। Clearly the movement to be made depend on the event that is triggering it, ठीक है। द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग। और वो मूवमेंट भी जो है वो इस पर बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सा इवेंट वहां पे ट्रिगर हो रहा है, मतलब किस इवेंट के चलते वो मूवमेंट हो रही है। therefore such controlled movement must be connected to the recognition of various event in the environment followed by only the correct movement in a response। यहां तक जो अभी बताया वो समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस सर, आ ठीक, गया। ठीक है। therefore such controlled movement in controlled movement must be connected to the
recognition of various event in the environment followed by only the correct movement in response। तो अब कोई भी चेंजेस हो रहा है तो वो हमारे बॉडी से कोई एक चीज है जो कि कंट्रोल किए हुआ है। अब कंट्रोल कैसे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही चीज से मतलब कि सारी चीज कंट्रोल है। हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे जो अलग अलग इवेंट हो रहे हैं उसको पहचानने के लिए क्या है, अलग अलग इवेंट को पहचानने के लिए और उसका जो रिस्पॉन्स है वो सही रिस्पॉन्स हो, सही मूवमेंट हो, वो सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, कंट्रोल मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट इन द एनवायरनमेंट फॉलोड बाय ओनली द करेक्ट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। यानी कि जैसा चेंज हो रहा है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, करेक्ट रिस्पॉन्स। इन अदर वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, in keeping with the general principle of body organization in multicellular organism, specialized tissue are used to provide these control and coordination। अब इसी चीज को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि इन अदर वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो एक सिस्टम इस्तेमाल करता है जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल भी समझ में आ गया और कोऑर्डिनेशन भी समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन क्या है। मतलब हमारे अगर हाथ में कोई गर्म चीज सटेगी तो हम कंट्रोल हमारा हाथ पे है, और कोऑर्डिनेशन क्या हो गया कि तुरंत हम इसको हटा लेंगे। ठीक है, इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल। अब हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें वो हमारा कौन सा शरीर बना हुआ है, किस तरह का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अलग अलग सेल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और वहां पे हमारे शरीर में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज भी है। तो इन सब कामों के लिए यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए भी हमारे पास क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं। अब यहाँ पर है एनिमल नर्वस सिस्टम, यानी कि एनिमल का जो नर्वस सिस्टम होता है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में हमने पढ़ा था नर्वस टिश्यू। देखो अभी यहाँ पर आ रहा है कि 10 मिनट में क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कितना इसमें बचा हुआ है, उसी हिसाब से कर रहे हैं कि जूम पे जो है वो पूरा होता नहीं। चलो कम से कम कोशिश करते हैं यहाँ तक हम समझा दें, ठीक है, जितना हो सकता है। ठीक है ना, और रेडी रहा करो ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो फौरन यानी कि पूरा टाइम जो है वो क्लास को मिले। इन एनिमल्स, जानवरों में ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है ये नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के जरिया होता है। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा मस्कुलर जो टिश्यू है ये दोनों मिलके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होता है गर्म चीज को छूना। वी नीड टू डिटेक्ट इट, हमें पहचानना होता है, उसको डिटेक्ट करना होता है, एंड रिस्पॉन्ड टू इट। हमें जरूरत होती है कि हम उसको डिटेक्ट कर पाए और तुरंत रिस्पॉन्ड भी कर पाए। तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं जब हम कोई गर्म चीज को छूते हैं? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। यहाँ पे कह रहे हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट में होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन वो डिटेक्ट होती है स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। नर्व सेल की टिप होती है, यानी कि जैसे मान लो सपोज दैट ये नर्व सेल है ना, तो इसका ये टिप है ऊपर वाला, इसी से क्या होता है कि वो डिटेक्ट होती है। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन में होते हैं। अब ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुमको बताना है कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। ठीक है, सच एज इनर ईयर, नोज, तो यहाँ पर दे दिया है, टंग टंग एंड सो ऑन, कुछ का नाम यहाँ पर दे दिया है। जैसे हमारे अंदरूनी कान हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, इस तरह के जो भी रिसेप्ट जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वहां पर ये रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, और रिसेप्टर्स का काम क्या है वो यहाँ पर बता दिया है। सो गजेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट while olfactory receptors will detect smell। जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होगा वो जो कि हमारे जबान पे होगा वो क्या करेगा, टेस्ट को डिटेक्ट करेगा।
जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होगा, जो हमारे नाक के अंदर होगा, जो कि स्मेल को डिटेक्ट करेगा। ठीक है ना। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप्स ऑफ ए नर्व सेल। ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पे, तो डेंड्राइटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल के डेंड्रिटिक टिप्स पर ये क्या होती है, एक्वायर होती है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर दिया हुआ है, जो देखो यहाँ पर ये हमारा सेल बॉडी है, ठीक है, ये हमारा एक्सॉन है। इसको बनाना कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। आवाज क्लियर आ रही है ना। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको सिर्फ हम बता देते हैं, उसके बाद बाकी चीज हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। सेल बॉडी हो गया यहाँ पर, ये न्यूक्लियस हो गया बीच में, ठीक है, ये पूरा एक सेल है, ठीक है, ये एक्सॉन हो गया, और ये नर्व एंडिंग हो गया। यहीं पर तुम्हारा है डेंड्राइट्स, जो कि यहाँ पर बताया गया है डेंड्राइट्स के बारे में, कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये एंड ऑफ द डेंड्रेटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल, यानी कि नर्व सेल के डेंड्रेटिक टिप पर एक्वायर होती है। सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और फिर ये डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है, और फिर एक्सन के थ्रू वो एंड में चला जाता है, यानी कि यहाँ से क्या कहाँ आया, सेल बॉडी में, फिर एक्सन से ये चलाया नर्व के एंडिंग में। ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया है, बाकी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। बोलो। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता इलेक्ट्रिकल मतलब करंट, इलेक्ट्रिकल जैसे बिजली होती है ना, वैसे ही वहां पे बिजली बनती है। केमिकल जो रिएक्शन होता है उसी के जरिया वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाता है, मतलब एक बिजली के समझ लो वहां पर एक क्रिएट हो जाती है। ठीक है। है? डेंड्राइटिक टिप्स क्या? टिप्स का मतलब होता है उसका चोटी, जो अंतिम हिस्सा होता है। और डेंड्राइटिक मतलब हो गया डेंड्राइट्स का, यानी कि यहाँ पे जो डेंड्राइट्स है ना, इसका डेंड्राइट्स है ना, ये इसका एक पार्ट है। जो हमारे नर्वस सेल होती है ना, उसमें ये सब हिस्से होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, और यहाँ पे यहीं पे डेंड्राइट्स होता है। इसी का जो टिप है ना, इसी को कहा गया है, ठीक है, डेंड्राइटिक टिप्स।